हेलो दोस्तों, मस्ती की पाठशाला आपकी अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज हम क्लास 11 के पोल साइंस का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। हमने परसों की क्लास में पार्ट 1 फिनिश किया था। आज हम पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या आ रहा है? राष्ट्र की बुनियादी पहचान। भाई, राष्ट्र की बुनियादी पहचान क्या है? ठीक है, कह रहा है संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्य और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं। अतः संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है। देखो, इस लाइन का मतलब क्या है? जो अभी हमने इतनी बड़ी लाइन पढ़ ली, एक पैराग्राफ पढ़ लिया, इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले हम पहली लाइन को समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्य और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। मान लो, आप अपनी पहचान कैसे बताओगे? आप अपनी पहचान किसी न किसी आइडेंटिटी प्रूफ के माध्यम से बताओगे। देखो, ये मेरा आधार कार्ड है, मेरा ये पैन कार्ड है ना। इन्हीं आईडी प्रूफ के माध्यम से आप अपनी पहचान बताओगे। इसी तरह राष्ट्र की एक पहचान है और उस पहचान का आधार है संविधान। ठीक है ना। और उस संविधान के माध्यम से समाज में रह रहे लोगों को कुछ व्यक्तिगत आकांक्षाएं, लक्ष्य और स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं जिनका वो प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब इसमें जो अगली लाइन लिखी हुई है, कह रहा है संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं। देखो, अब आपको संविधान ने तो भैया स्वतंत्रता दे दी है, आकांक्षाएं दे दी है, लक्ष्य दे दिए हैं, है ना। समाज में रह रहे लोगों को संविधान के माध्यम से आकांक्षाएं, लक्ष्य और स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अब स्वतंत्रता जैसे जो शब्द है वो जो लोगों को प्राप्त है संविधान के माध्यम से, अब इसका अर्थ ये नहीं है कि उनको निर्विवाद रूप से स्वतंत्रता प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि निर्विवाद का मतलब, ये एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ। जैसे मान लो आपको स्वतंत्रता है कि आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है ना। कुछ भी बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप देश के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ बोल सकते हो, या देश की कुछ ऐसी कुछ सूचनाएं हैं, जानकारी हैं जो आप दुश्मन देश को देते हो। तो आपकी स्वतंत्रता को वहाँ पे क्या किया जा सकता है? वहाँ पे आपकी स्वतंत्रता पर बंधन लगाया जा सकता है। ठीक है। तो इसका अर्थ यही है कि संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं। ठीक है। अतः संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है। ठीक है। तो देखो, जैसे आप क्या करते हो? अपने भारतीय झंडे का सम्मान करते हो। ठीक है ना। लोगों की, दूसरे की मदद करते हो। तो ये क्या है? नैतिक पहचान आपको संविधान के माध्यम से प्रदान की जा रही है। ठीक है। हमने इस पैराग्राफ में ये पढ़ा, दोबारा से मैं इसको समराइज कर देता हूँ। इस पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा कि संविधान किसी समाज की एक बुनियादी पहचान होती है। ठीक है। अभी बुनियादी पहचान समाज में रह रहे लोगों को इन बुनियादी पहचान के माध्यम से उनकी आकांक्षाएं, लक्ष्य और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं समाज में रह रहे लोग। ठीक है। अब जो उनकी स्वतंत्रता है, जो उनकी आकांक्षाएं, जो लक्ष्य है, सरकार कह रही है कि इस पर संविधान के माध्यम से आधिकारिक बंधन लगाए जा सकते हैं कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है के माध्यम से, कि कोई व्यक्ति को स्वतंत्रता निर्विवाद रूप से नहीं मिल सकती है। ठीक है। और इसके माध्यम से अतः संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है। ठीक है। अब हम अगला पैराग्राफ देख रहे हैं। कह रहा है अधिकतर संविधान कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं और ऐसी सरकारें संभव बनाते हैं जो किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक होती है, लेकिन राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधानों में अलग अलग ढंग की होती है। अब देखो, इसमें सबसे पहली लाइन समझेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है अधिकतर संविधान कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं और ऐसी सरकारें संभव बनाते हैं जो किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक होती है। मैंने आपको जैसे परसों वाली क्लास में बताया था कि जो संविधान है वो हमें कुछ मूलभूत मौलिक अधिकार हमें प्रदान करता है। तो संविधान क्या करता है? उन मूलभूत अधिकारों की रक्षा भी करता है, हमें प्रदान करता है। तो और संविधान के माध्यम से ऐसी सरकार बनने में संभव होती है जो किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक है। ये भारत में कौन सी सरकार है? लोकतांत्रिक सरकार है ना। तो संविधान के माध्यम से ही तो लोकतांत्रिक सरकार संभव हो पाई है। ठीक है।
अब देखो अगला अगला लाइन यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है संविधान राष्ट्रीय संभव की अवधारणा अलग अलग संविधानों में अलग अलग ढंग की होती है। इसका अर्थ क्या हुआ, देखो भारत का जो संविधान है वो संविधान बनाने का कुछ और आधार होगा, ठीक है, और जर्मनी का जो संविधान है वो संविधान बनाने का कुछ और आधार होगा, ठीक है। भारत को जो संविधान है वो लोकतंत्र के सिद्धांतों पर, नियमों पर आधारित है। वहीं जर्मनी का सिद्धांत आप देखोगे तो नस्ल के आधार पर बनाया गया संविधान है। तो वही एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखो लिखा हुआ है नीचे कि संविधान का निर्माण जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ और संविधान ने इस पहचान को अभिव्यक्ति दी। दूसरी ओर भारतीय संविधान जातीयता या नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता नहीं देता। तो जहाँ जर्मनी का सिद्धांत नस्ल के आधार पर अभिव्यक्ति दे रहा है, वहीं भारत का संविधान दे रहा है क्या? नहीं, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो किस पर आधारित है? लोकतंत्र पर आधारित है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। भाई संविधान प्रचलन में आया कैसे, ठीक है। विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका का है। भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के मध्य बनाया, पर ऐसा करने में उसने राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास से काफ़ी प्रेरणा ली। राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की विलक्षण क्षमता थी। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है इस लाइन के माध्यम से, सबसे पहले तो ये बताया है कि जो विश्व का सर्वाधिक सफल संविधान है उसमें भारत का संविधान भी शामिल है। कौन कौन से सफल संविधान है विश्व के सर्वाधिक? सबसे पहला तो भारतीय संविधान है, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका का संविधान है, उसके बाद अमेरिका का संविधान है, ठीक है। तो अब उसके बाद ये नीचे कह रहा है जो भारतीय संविधान में, जैसे देखो सबसे इसमें जो लास्ट वाली लाइन है इसको पढ़ो, जो ज़्यादा समझ में आएगा, टॉपिक बिल्कुल समझ में आ जाएगा इससे। राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की विलक्षण क्षमता थी। अब कह रहा है जो भारतीय संविधान है ना वो राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास से प्रेरणा ली है उसने। भारत में जो आज़ादी से पहले, भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले काफ़ी भारत में राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, और जो भारत का इतिहास है और जो भारत का संविधान है उसने राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरणा लेके उस भारतीय संविधान का निर्माण किया है, जिसमें समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की क्या है, विलक्षण क्षमता है। अब सभी वर्ग का मतलब क्या है यहाँ पे? सभी वर्ग का मतलब है उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। अब ये उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग क्या होता है? उच्च वर्ग वो जो अमीर व्यक्ति है, थोड़ा पैसे में संपन्न है। फिर उसके बाद मध्य वर्ग, मध्यम वर्ग या मध्य वर्ग, ठीक है, उससे थोड़ा कम पैसे वाला आदमी, ऐसा समझो, ठीक है। और तीसरा जो है वो निम्न वर्ग, ठीक है, जो थोड़ा गरीब है। तो ये कह रहा है कि जो संविधान है सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की बात करता है, सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की बात करता है। जैसे देखो आप जब वोट होता है, जब वोट डालते हो आप, तो उसमें चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो, सभी को एक बार ही वोट डालने का अधिकार है ना। और जो वो लोग वोट डालने आते हैं, जैसे मान लो आपके समाज में कुछ लोग अमीर होंगे, कुछ लोग गरीब होंगे और कुछ लोग मध्यम वर्ग के होंगे। जब वो लोग वोट डालने जाते हैं तो सभी लोग एक लाइन में ही खड़े होते हैं वोट डालने के लिए, और सभी को एक बार ही मौका मिलता है वोट डालने का। तो ऐसा तो नहीं है ना कि संविधान क्या कर रहा है कि विशेष वर्ग के लोगों को विशेष अधिकार दे रहा है और निम्न वर्ग के लोगों को कुछ अधिकारों से उनको वंचित कर रहा है, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो भारतीय संविधान क्या है, सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की विलक्षण क्षमता रखता है, ठीक है। अब कह रहा है संविधान निर्माता लोगों को यह समझाने में सफल रहे हैं कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है। अब जो संविधान निर्माता है लोगों को ये जो संविधान बनाने वाले से बाबा भीमराव अंबेडकर जो हैं वो क्या है, संविधान के निर्माता माने जाते हैं। वो संविधान निर्माता लोगों को ये समझाने में सफल रहे हैं, वो लोगों को समझाने में सफल रहे हैं कि जो संविधान है उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है। उनकी व्यक्तिगत शक्तियाँ नहीं बढ़ती इससे। मान लो व्यक्तिगत शक्तियों के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि जैसे जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था वोट वाला, तो मान लो जो आपके समाज में रह रहे जो लोग हैं, किसी को विशेष अधिकार प्राप्त है और किसी को कुछ अधिकारों से वंचित किया गया है। मान लो वोट देने गया है,
अब वोट में क्या है कि एक व्यक्ति 2 बार वोट डाल रहा है, एक बार एक जो निम्न वर्ग का व्यक्ति है वो वोट एक ही बार डाल रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि जो निम्न वर्ग का व्यक्ति है उसको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। तो क्या भारतीय संविधान में ऐसा होता है? नहीं ना। तो भारतीय संविधान के माध्यम से ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं संविधान निर्माता? कह रहे हैं कि जो व्यक्तिगत शक्तियाँ हैं, इससे संविधान के माध्यम से व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है भारतीय संविधान। ठीक है, इससे सिर्फ इसका एक ही मकसद है भारतीय संविधान का कि ये आपके मौलिक अधिकारों को रक्षा प्रदान करे और सभी वर्गों को एक साथ लेकर चले, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। संविधान के मौलिक प्रावधान। भाई संविधान के मौलिक प्रावधान क्या हैं? ठीक है, कह रहा है एक सफल संविधान की यह विशेषता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों को आदर करने का कोई कारण अवश्य दे। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप किस व्यक्ति का आदर करोगे, सम्मान करोगे? जो व्यक्ति अच्छा होगा, जो आपसे अच्छे से बात करेगा, ठीक है, जो आपकी मुसीबत में काम आएगा, ठीक है ना, उन्हीं का आप क्या करोगे? आदर करोगे। ठीक है, तो इसी तरह संविधान के माध्यम से संविधान क्या करता है? कुछ ऐसी चीज़ें लोगों को प्रदान करता है जिससे लोगों को ऐसा महसूस होता है कि हम संविधान का क्या करें? आदर करें, सम्मान करें। ठीक है, देखो वही बिंदु यहाँ पे लिखा हुआ है। यदि कोई समूह यह महसूस करे कि उसकी पहचान को दबाया जा रहा है तो उसके पास संविधान को मानने का कोई कारण नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लो संविधान में ऐसे कानून का निर्माण किया गया है कि आपकी पहचान को दबाया जा रहा है, संविधान का आप आदर करोगे, सम्मान करोगे? भाई बिल्कुल नहीं करेंगे। मान लो आपके समाज में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो समाज में क्या करता है कि अपने आप को बाहुबली साबित करने के लिए थोड़ा सा गुंडा टाइप का व्यक्ति है, तो क्या आप उसका आदर करोगे, सम्मान करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। ठीक है ना, तो वही लाइन यहाँ पे लिखी है, अगर संविधान आपके पहचान को दबाएगा तो क्या आप उसका सम्मान करोगे? भैया बिल्कुल नहीं करेंगे हम तो। ठीक है, तो उसी तरह कह रहा है कोई भी संविधान खुद से न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं करता, लेकिन उसे लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि बुनियादी न्याय को प्राप्त करने के लिए ढांचा उपलब्ध कराता है। अब देखो क्या कह रहा है, कोई भी संविधान खुद से न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं कर रहा है। मान लो कोई अच्छा व्यक्ति, आपको कैसे पता लगेगा अच्छा व्यक्ति है? उसके सर पे तो नहीं लिखा है अच्छा व्यक्ति है ना, या वो अपने हाथ में लिखवा के तो नहीं चल रहा है वो अच्छा व्यक्ति है। उसके बातों से पता चलेगा, उसके व्यवहारों से पता चलेगा कि अच्छा व्यक्ति है, तो आप उसका आदर करोगे, सम्मान करोगे। इसी तरह संविधान में जो बातें लिखी गई हैं, आदर्श स्वरूप की जो बातें लिखी गई हैं, उसी की सिर्फ उतना ही लिखने के माध्यम से ये न्याय की स्थापना नहीं कर देता है। लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि बुनियादी न्याय को प्राप्त करने के लिए एक ढांचा उपलब्ध है। सिर्फ लिखने मात्र से नहीं है, लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो संविधान के मौलिक प्रावधान हमें समझ में आया है टॉपिक। अब हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। भाई संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा क्या होती है? इसको मैं आपको एक टॉपिक के माध्यम मतलब एक डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। जैसे देखो, मान लो ये ट्राइंगल है, ठीक है, ऊपर क्या है? न्यायपालिका है, ठीक है, नीचे क्या है? यहाँ पे कार्यपालिका है, और यहाँ पे क्या है? विधायिका है। अभी यही पॉइंट वहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है, अब मान लो विधायिका का काम क्या है? यहाँ पे देखो विधायिका का काम क्या है, जो विधायिका यहाँ पे लिखा हुआ है, विधायिका का काम क्या है? विधायिका का कार्य है कानूनों का निर्माण करे, नियमों का निर्माण करे। कार्यपालिका का काम क्या है? जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून है, नियम है, उनको लागू करे। और न्यायपालिका का काम क्या है? न्यायपालिका का काम कार्यपालिका और विधायिका के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उन पे नज़र रखना है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? एक बैलेंस रूप से सबकी शक्तियों को बांट दिया गया है ना, कि विधायिका ये कार्य करेगा, कार्यपालिका ये कार्य करेगा, न्यायपालिका ये कार्य करेगा। तो संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा आप कुछ इस डायग्राम से समझ पाए होंगे, और हम आगे इस पैराग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। हाइलाइटर ले लेता हूं मैं। तो कह रहा है देखो, संविधान की रूपरेखा बनाने की एक कारगर विधि यह सुनिश्चित करना है कि किसी एक संस्था का सारी शक्तियों पर एकाधिकार ना हो।
मान लो विधायिका ही कानून बनाए, विधायिका ही कानून को लागू करे, और विधायिका ही अपने द्वारा बनाए गए कानूनों की खुद जांच करे। ये तो वही बात हो गई, चोर चोरी कर रहा है और चोर से ही पूछ रहा है क्या भैया तुमने चोरी करी है, तो चोर बोलेगा मैंने चोरी करी है? नहीं। तो ये वही कह रहा है कि संविधान की रूपरेखा बनाने की एक कारगर विधि ये सुनिश्चित करना है कि किसी एक संस्था का सारी शक्तियों पर एकाधिकार ना हो। ठीक है ना, ऐसा ना हो जाए भैया एक व्यक्ति कानून बना रहा है, एक व्यक्ति ही उसकी लागू कर रहा है और एक वही व्यक्ति उसकी क्या कर रहा है, उसकी जांच कर रहा है। तो ऐसे क्या होगा, एक संस्था के पास एकाधिकार हो जाएगा शक्तियों का, सिर्फ उसी का अधिकार होगा शक्तियों का, एक ही व्यक्ति का, और किसी का नहीं होगा। तो इसी तरह जो अगर हमें संतुलित रूपरेखा को स्थापित करना है तो शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा करने के लिए शक्तियों को कई संस्थाओं में बांट दिया जाता है। एकाधिकार ना हो शक्तियों का, इसीलिए शक्तियों को कई संस्थाओं में बांट दिया जाता है। ठीक है, जो मैंने आपको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के माध्यम से समझाया, आपके बुक के उदाहरण में भी वही है। ठीक है, अब कह रहा है उदाहरण के लिए देखिए, भारतीय संविधान शक्ति को एक समान धारातल पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं और स्वतंत्र संवैधानिक निकाय जैसे निर्वाचन आयोग आदि में बांट देता है। ठीक है, विधायिका का अपना कार्य है, कार्यपालिका का अपना कार्य है, न्यायपालिका का अपना कार्य है, निर्वाचन आयोग का अपना कार्य है। निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? निर्वाचन आयोग का कार्य है कि राज्यों का और केंद्र का चुनाव कराए। ठीक है, राज्य और केंद्र का चुनाव कराना किसकी जिम्मेदारी है? निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। कानून बनाने की किसकी जिम्मेदारी है? कानून बनाने की जिम्मेदारी विधायिका की है। कानून को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? कार्यपालिका की है। जब कानून लागू हो जाता है तो न्यायपालिका की जिम्मेदारी क्या है? कानून की जांच करना, भैया ये कानून कैसा है, मौलिक अधिकारों का लोगों का उल्लंघन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी जांच करता है। ठीक है, तो शक्तियों का बंटवारा है। ठीक है ना, अगर मान लो ये विधायिका ही सब कुछ करता, कानून बनाता, लागू करता और जांच करता, तो मान लो जांच में कहता है, जांच करता तो मान लो उससे किसी कानून, ऐसा कानून बना दिया विधायिका ने कि उससे लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो वो विधायिका क्या करेगा? फिर भी उसको खारिज नहीं करेगा, उस कानून को फिर भी लागू कर देगा। पर न्यायपालिका उसकी उस कानून को अगर वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसको क्या करेगा? वो खारिज कर देगा, उसको समाप्त कर देगा उस कानून को। ठीक है ना, अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि संविधान क्या करता है? मौलिक अधिकारों को रक्षा प्रदान करता है। भैया ये ऐसे कानून का निर्माण कर देगा जिससे मौलिक अधिकार ही प्रभावित होंगे, तो रक्षा कहाँ से हुई? ठीक है, तो इसीलिए शक्तियों का बंटवारा जरूरी है। अब कह रहा है संस्थाओं की रूपरेखा बनाने में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि उसमें बाध्यकारी मूल्य, नियम और प्रक्रियाओं के साथ अपनी कार्यप्रणाली में लचीलापन का संतुलन होना चाहिए, जिससे वे बदलती आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढाल सके। देखो ये क्या कह रहा है, इसको ऐसा समझो कि भारतीय संविधान में जो कुछ भी कानून लिखा, जो कुछ भी हमारे अनुच्छेद लिखे हुए हैं, ठीक है ना, वो ना तो ज़्यादा कठोर हों और ना ही ज़्यादा लचीले हों। ज़्यादा कठोर होगा तो आवश्यकता अनुसार उसे बदला नहीं जा सकेगा, और ज़्यादा लचीला होगा तो उसे जब मर्जी बदला जा सकता है, जिससे क्या होगा? संस्थाओं में असंतुलन की स्थापना हो जाएगी, जिससे एक देश की जो रूपरेखा है, संतुलन अवस्था है, वो बिगड़ सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे ये कह रहा है कि जो देश का मतलब जो संस्थाओं की जो रूपरेखा है वो उसमें बाध्यकारी मूल्य, नियम और प्रक्रिया के साथ अपनी कार्य प्रणाली में लचीलेपन का संतुलन होना चाहिए। ठीक है ना, ज़्यादा कठोर नहीं होना चाहिए, लचीलेपन का संतुलन होना चाहिए। अभी एक आगे पॉइंट आएगा, ज़्यादा कठोर भी नहीं और ज़्यादा लचीलापन भी नहीं होना चाहिए, कठोर होना चाहिए। ठीक है ना, तो हम इसके माध्यम से क्या समझ रहे हैं कि कोई भी संस्था की कोई रूपरेखा है, कोई नियम है, कोई नियम बुक है, वो नियम बुक ऐसी नहीं होनी चाहिए भैया लिख दिया तो पत्थर की लकीर, जी नहीं। ठीक है, आज से 50 साल पहले कुछ और परिस्थितियां थी तो वो कानून कुछ काम कर रहा था। आज वही कानून जो 50 साल पहले बना था, क्या आज की परिस्थिति में वो कारगर साबित होगा? नहीं ना। तो परिस्थिति अनुसार उसे बदला जा सके, ऐसा हो वो रूपरेखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है, ज़्यादा कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं, और दूसरी ओर यदि संविधान अत्यधिक लचीला है तो वह समाज को सुरक्षा और पहचान ना दे सकेगा।
सफल संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में एक संतुलन रखता है। मतलब वही, ना तो कोई भी रूपरेखा को, किसी भी संस्था की रूपरेखा को ना तो ज़्यादा कठोर होना चाहिए, ना ही ज़्यादा लचीला होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जो परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को ढाल सके। इसी से क्या होगा, संस्थाओं में संतुलित रूपरेखा की स्थापना होगी। ठीक है, आगे अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान कैसे बना। ठीक है, आज का ये हमारा आखिरी टॉपिक है। ठीक है, कह रहा है भारतीय संविधान कैसे बना। अब देखो, इसमें जो आपको काफ़ी फैक्ट दिखेंगे और जो पॉइंट दिखेंगे वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज बहुत कम है ये। ठीक है ना, ये आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, आपको इसको कुछ पॉइंटों को यहाँ पे रटना पड़ेगा, डेट है, कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने संविधान को बनाया जिसे अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था। देखो, जो औपचारिक रूप से जो भारत की संविधान सभा बनी है वो कहाँ बनी है, अविभाजित भारत में। यानी जो भारत की संविधान सभा है ना, भारत के आज़ाद होने से पहले बन गई है। ये जो अविभाजित जो शब्द लिखा है यहाँ पे, ये अविभाजित, इसका मतलब क्या है, भारत का जब विभाजन नहीं हुआ था, पाकिस्तान जब नहीं बना था, ठीक है ना, जो भारत की संविधान सभा बनी वो कब बनी, अविभाजित भारत में, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ, जब पाकिस्तान नहीं बना। ठीक है, इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। अब ध्यान रखना, पहली बैठक कब हुई है, 9 दिसंबर 1946 को। और फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई। ठीक है, मतलब इसकी पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। अगर आप दूसरी बैठक का भी डेट याद करना चाहते हो तो 13 दिसंबर 1946 है वो। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 है। और 13 दिसंबर 1946 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। इतना हमें नहीं जाना है डीप में, जो बुक में है भी उतना ही देखते हैं। तो पहली बैठक कब हुई है भैया, पहली बैठक हुई है 9 दिसंबर 1946। ये क्या है, पहली बैठक है। और फिर इसकी पुनः बैठक हुई कब, 14 अगस्त 1947। जो पहली बैठक हुई वो अविभाजित भारत में हुई है, ध्यान रखना। आपके एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन ऐसा बना सकता है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक विभाजित भारत में हुई, जी नहीं। या ऐसे दे सकता है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक स्वतंत्र भारत में हुई, नहीं, ना तो स्वतंत्र भारत में हुई ना ही अविभाजित भारत में हुई। भारत तो आज़ाद कब हुआ, 1947 में। स्वतंत्र भारत में भी नहीं हुई ना। भारत का विभाजन कब हुआ, 1947 में। ठीक है, चाहे अविभाजित, चाहे वो स्वतंत्र दे दे, चाहे विभाजित दे दे, या इसी से मिलता जुलता कोई और शब्द दे दे, तो हमें इससे बचना है। ध्यान रखना है कि भारत की जो भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, और फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा में, देखो विभाजित भारत, यहाँ अविभाजित भारत। ठीक है, विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई। ठीक है, संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, संविधान सभा के जो सदस्य हैं ना, 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभा, प्रांतीय क्या है, राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए हैं। यानी अप्रत्यक्ष विधि का मतलब ये कि उसे जनता ने नहीं चुना है। ठीक है, कुछ लोगों का ग्रुप होगा, उन ग्रुप में से ही सदस्यों को चुन ले। जैसे मान लो 10 लोगों का ग्रुप है, उन ग्रुप में से 10 लोगों ने कहा भैया कैप्टन कौन होगा हमारे ग्रुप का, हम 10 लोगों ने कहा कि कैप्टन ये होगा हमारे ग्रुप का, है ना। क्या हमने बाहर किसी और लोगों से पूछा, नहीं। तो ये क्या है, अप्रत्यक्ष विधि। ठीक है, इसी के माध्यम से क्या हुआ है, संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थानीय प्रांतीय विधानसभा के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए हैं। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया। अब आपको ध्यान रखना है, संविधान सभा की रचना किसकी योजना के अनुसार हुई है, तो आप किसकी योजना के अनुसार बोलोगे भैया, कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार हुई है, और कैबिनेट मिशन समिति की योजना के अनुसार हुई है। ठीक है, अब इस योजना के अनुसार क्या क्या बातें कही गई थी उसको देख लेते हैं, 4 पॉइंट्स में है। ठीक है, पहला कह रहा है प्रत्येक प्रांत देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट का अनुपात रखा गया। अब आपको ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है, डीप अगर क्वेश्चन बने तो 1 नंबर में
10 लाख की जनसंख्या पर कितनी सीट रखी गई? 1 सीट रखी गई, 1 सीट का अनुपात रखा गया भैया। 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट। जैसे मान लो एक हॉस्पिटल है, उसमें आते हैं 500 मरीज, तो कहा भैया 500 मरीज के लिए 3 डॉक्टर हम इस हॉस्पिटल को देंगे, सरकार ने कहा। तो इसी तरह 10 लाख की जनसंख्या पर कितनी सीट? 1 सीट, ठीक है। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 299 सदस्य चुनने थे तथा देशी रियासतों को न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गई, ठीक है। मतलब इस सीटों का है 292 सदस्य चुनने थे और देशी रियासतों में न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गई, मतलब उनको प्रदान की गई, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट है प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय, अब ध्यान रखना प्रत्येक प्रांत की जो सीट है उसमें 3 प्रमुख समुदाय कौन कौन से थे? पहला था भैया मुस्लिम, दूसरा है सिख और तीसरा सामान्य जनसंख्या। ऐसा दे देगा हिंदू मुस्लिम सिख, आपको लगेगा भैया हाँ ऐसा तो गाना भी है हिंदू मुस्लिम सिख, सही होगा, टिक कर दो। ऐसे थोड़ी, मुस्लिम सिख और सामान्य जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया है सीटों को, प्रांत की सीटों को, ठीक है। 2 पॉइंट हमें समझ में आए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा कह रहा है प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपनी प्रतिनिधियों को चुना। प्रतिनिधि कौन? जैसे हम किसको चुने? प्रधानमंत्री को चुने, तो प्रधानमंत्री कौन है? हमारे प्रतिनिधि हैं। वही कह रहा है यहाँ पे, ये वही लाइन लिखी है, कह रहा है प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपनी प्रतिनिधियों को चुना, अपनी प्रतिनिधियों को चुना उन्होंने, और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया। ये जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति है ये आगे आपके आने वाले चैप्टरों में आएगा, ठीक है ना। वहाँ पे मैं इसको थोड़ा ब्रीफ करूँगा, ये पद्धति कैसी पद्धति है, ठीक है। तो हमें इतना ध्यान रखना है कि जो प्रांतीय विधानसभा थे उसके जो समुदाय थे, समुदायों के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना। किस विधि के माध्यम से चुना? समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत प्रणाली के माध्यम से चुना, ठीक है ना। अब चौथा पॉइंट और आखिरी पॉइंट, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया कि अध्याय के पिछले भाग में उन तीनों कारकों पर प्रकाश डाला गया जो संविधान को प्रभावी और सम्मान के योग्य बनाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। अब जो देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव का तरीका है ये उनके परामर्श से तय किया जा रहा है, ठीक है ना भाई। जैसे मान लो राय लेते हैं ना, जैसे मान लो कोई कानून बनाना है, ठीक है, कानून बनाने से पहले उसको सरकार ने क्या करा, पब्लिक पोर्टल में उसको डाला, ठीक है, पब्लिक डोमेन में डाला कि हम ये कानून बना रहे हैं, ये इनमें कुछ ये बातें, ये नियम रहेंगे, ठीक है ना। क्या इनमें से किसी भी नियम में हमें संशोधन करने की आवश्यकता है तो हमें सुझाव दें। तो ये कुछ वही बातें है, कह रहा है देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भैया जो कानून बनाया उसको मतलब बिना किसी से परामर्श लिए, बिना जो करना है उन्होंने अपनी मर्जी से ही कर लिया, ठीक है, नहीं, परामर्श लिया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसी तरह हमारे इस चैप्टर का पार्ट 2 कंप्लीट होता है। जो यहाँ पे ये वाला जो लाइन है ये हमारे जो टीम है लिखती है, नोट्स बनाती है बुक से ही, उन्होंने इसको लिख दिया है, ठीक है। ये वाली लाइन यहाँ पे मत देखना, इसको मैं काट रहा हूँ, ठीक है ना, ये वाली लाइन मत देखना, ऊपर जो हाईलाइटर वाला है उसको देखना है, ठीक है। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कोई भी कमी हो या आपको कोई भी किसी भी चीज़ में डाउट हो रहा हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें। और जैसे मैंने आपको बता रखा है कि मेरी कोई भी वीडियो आती है आने से पहले उसका आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी जानकारी है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो जाएगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर जुड़ें और भविष्य में आने वाली किसी भी वीडियो से आप वंचित ना रह जाएं, ठीक है, उसको समय अनुसार देख सकें, इसलिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।